हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th फिजिक्स में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो 6th लेसन EMI चल रहा है उसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। इसे समझ रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन को पूरे ध्यान से समझना, पूरे टॉपिक को बता रहा हूँ बेसिक से। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, पहले तो ये समझ लेना। देखिए ये एक सिस्टम है हमारे पास, ये कॉइल है इस तरह से क्लोजली पैक्ड है, हेलिकल शेप में रखी हुई है। आपको ये बैटरी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक की है, इस की को फिलहाल ओपन रखा गया है, यानी कि जो आपका सिस्टम है वो अभी ओपन है, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही आप क्या करते हो, इस सर्किट को यहाँ से क्लोज करते हो, तुरंत करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से कुछ करंट आई जाएगा और फाइनली इनसे होता हुआ फाइनली वो आएगा और यहाँ पर आई करंट वापस यहाँ रिटर्न हो जाएगा। ऐसा ही होता है। अब स्टूडेंट जरा बात को ध्यान से समझना, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने देखो मेरी बात समझना, ये करंट का टाइप कौन सा है, डीसी करंट। डीसी करंट कौन सा होता है, ऐसा करंट जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, यानी ऐसा करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर अभी 1 सेकंड में करंट 5 एम्पियर फ्लो करा तो अगले 1 सेकंड में भी 5 एम्पियर, उसके अगले 1 सेकंड में भी 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा, यानी कि 5 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से करंट कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वे में फ्लो करेगा। ये होता है। अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे हम, होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो डीसी करंट रहता है वो एक्चुअली होता तो हमें लगता है कि 5 एम्पियर पर सेकंड में कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, जब हम जस्ट स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है जरा समझना। देखिए क्या होता है, जैसे ही स्विच ऑन किया ना, उसके बाद करंट इस पाथ को फॉलो करता है जो मैंने आपको यहां दिखाने की कोशिश की। अब समझाता हूं इस चीज को क्या है। इसमें जो ये आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहां वाला हिस्सा, ये आपका टाइम की एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली एक्सिस, और उसके बाद जो ये वाली एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी करंट की एक्सिस को। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जिस समय t = 0 पर जब सिस्टम ओपन था, जब ये सर्किट ओपन था, उस समय कोई करंट नहीं था। जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया, उसके कुछ टाइम बाद तक करंट वेरी हुआ। कहां तक वेरी हुआ, मान लेते हैं कि करंट का जो अभी हमने ऑन किया और 1 मिनट बाद देखा अभी डीसी करंट फिक्स 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। 1 मिनट बाद देखा था हमने, है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब वो 10 एम्पियर पे कांस्टेंट हो गया, लेकिन वो 0 से एकदम 10 नहीं होता। 0 से 10 होने के लिए, 10 में एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, 0 से एक सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंचने के लिए वो अपने आप को कंटिन्यूअसली चेंज करता है, यानी इंक्रीज करता है। 0 से एकदम 10 नहीं होता, 0 से बढ़ता 10 की तरफ जाता है। एक टाइम पीरियड होता है, भले ही ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक काम होता है कि करंट एकदम से उस लेवल को अचीव कर लेता है, लेकिन वो टाइम के हिसाब से ही आगे बढ़ता हुआ जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक टाइम, लेट्स से t1 टाइम पर 0 से t1 इंस्टेंट तक, यानी इस t1 टाइम इंटरवल के बीच में करंट वेरी कर रहा होता है, भले ही वो डीसी करंट ही क्यों ना हो। ये उस समय की बात होती है जब करंट को जस्ट आपने स्विच ऑन किया होता है, तो थोड़ा सा सेकंड, बहुत माइक्रो सेकंड भी हो सकते हैं, बहुत कम सेकंड हो सकते हैं, उतने टाइम तक करंट अपने आप को इंक्रीज करता है, पीक लेवल के बीच जाकर सैचुरेट हो जाता है। ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली ये कंडीशन वो वाली थी जैसे ही आपने स्विच ऑन किया था, ये जस्ट वो वाली कंडीशन है। कुछ टाइम बाद मान लिया आप करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, अच्छा खासा करंट फ्लो कर रहा था। आपने एक टाइम के बाद यहाँ पर इस टाइम में आपने क्या किया, करंट को जस्ट ऑफ कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया। आपने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया, ठीक है ना। आपको ये चीज देखने को मिलेगी जो मैंने यहाँ पर दिखाई है, ठीक है ना। देखिएगा ये जस्ट अब करंट यहां पर आकर रुकेगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होगा, फिर आगे की बातें करते हैं अपने टॉपिक में जो चल रहा है। ये इस टाइम t2 में, मान लिया आपने t2 में आके स्विच ऑफ कर दिया। अब स्विच ऑफ होने के तुरंत बाद, एकदम बाद करंट ऑफ नहीं हो जाएगा, है ना। भले ही वो टाइम इतना कम हो सकता है हम उसे मेजर ही ना कर सके, हम मैन्युअली मेजर ना कर सके, बहुत माइक्रो सेकंड में वो एकदम ऑफ हो गया हो, करंट 0 हो गया हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसे इसकी पीक वैल्यू मान लिया I0 हुई होगी, तो फर्स्ट जो ऑन का सिस्टम है, ऑन जब हमने किया उस समय करंट 0 से इंक्रीज होता हुआ गया और I0 में जाके सैचुरेट हुआ था। 0 से इंक्रीज करता हुआ गया I0 में आके अब सैचुरेट हो गया था। अब अच्छा खासा करंट चल रहा था। थोड़ी देर आपने स्विच ऑफ कर दिया। अब जब जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया होगा, उसके बाद करंट में क्या हुआ, करंट अपने I0 जो पीक वैल्यू थी वहां से गिरता 0 में आया होगा। ये I0 की पीक वैल्यू से गिरता अब 0 में आके करंट फिर 0 हो गया। तो
ये वाली जो जगहें हैं, ये वाला इंटरवल और जो ये वाला इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट है आज के डिस्कशन के लिए। ये वाला इंटरवल कि जब एक ऑन वाला होता है उसके थोड़े से इंस्टेंट बाद और ऑफ होने से थोड़े से इंस्टेंट पहले का जिस समय करंट वेरी कर रहा होता है वो अपना टॉपिक का हिस्सा है। बाकी इस समय जब कांस्टेंट करंट है अपने काम का नहीं है। आप समझेंगे आगे की बात को, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि अगर इस कॉइल में हमने करंट को जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। यानी कि इस कॉइल में जो करंट जा रहा है वो अभी कुछ टाइम तक, अब ध्यान रखना मेरा जो डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर t1 टाइम तक चलेगा। इस टाइम इंटरवल में बात कर रहा हूं। जैसे ही आपने देखा तो आप देख रहे हो करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। मान के चलो ना हमने टाइम को बहुत स्लो कर दिया, तो हम इस टाइम पीरियड में देख रहे हैं। ये भले ही बहुत रैपिडली हुआ था, लेकिन क्योंकि हमने टाइम को बहुत स्लो स्पीड में देख रहे हैं इसलिए हमें अच्छे खासे तरीके से हम देख सकते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर नहीं है। हमने जैसे ही स्विच ऑन किया हम देख रहे हैं करंट बदल रहा है। इससे एसोसिएटेड जो करंट था अभी कुछ था, थोड़ी देर बाद उसका वैल्यू कुछ और हो गई। अब बदलने में बढ़ रहा है। बदलने दो तरह का होता है ना, बढ़ना घटना। बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं करंट पहले कुछ था, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। इस लेवल तक बढ़ता रहेगा इस टाइम तक आने तक। अब हमें समझ में आई एक बात, मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। आप सभी जानते हैं कि जहां पर भी करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड पक्का होता है। जितने सारे ढेर सारे फॉर्मूले हमने करे हैं, हमने आउटस्टेट के एक्सपेरिमेंट से समझ ली थी ये बात। उसके बाद बायो-सेवर्ट के लॉ में हमने हर जगह देखा जहां भी हम B निकालते हैं, B = μ0 ni, B = μ0/4 2 pi I by a, B = μ0/4 I by a sin phi 1 plus sin phi 2। ये जस्ट मैंने ऐसे ही रिकॉल किया। जितने फॉर्मूले थे सभी में B = I पर रिलेशन आता है, यानी B होगा ही तब जब I होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे केसेस में, यानी अगर कभी करंट कैरी कर रहा है कोई कंडक्टर तो डेफिनेटली उसके अड़ोस पड़ोस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर I होगा तो B होगा, और हम सभी जानते हैं कि B अगर होगा तो फिर फ्लक्स भी होगा, क्योंकि फ्लक्स = BA cos थीटा होता है ना। और फ्लक्स कोई अलग चीज नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही होती है ना। तो अगर खुद ही बताइए मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी तो होंगी। हाँ, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने यहां से स्विच ऑन किया था इस इंटरवल में, तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे बताइए, करंट अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। और हमें याद आने लग गया चैप्टर में होता क्या। इस चैप्टर में एक ही तो काम होता है कि E = -dφ/dt, है ना। कुल मिलाकर E = चेंज इन फ्लक्स, समझो सिंपल। यानी कि किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर वेरी कर रहा है तो उस कॉइल के अक्रॉस एक EMF जनरेट होगा। यही तो पूरे चैप्टर में चलता है। जहां भी आपको दिखा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता हुआ, तुरंत समझ जाओ कि यहां पर पक्का EMF इंड्यूस हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ कुछ लग रहा है ऐसे चांस। इस इंटरवल ऑफ टाइम में, छोटे से टाइम इंटरवल में आपका करंट वेरी होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब करंट बढ़ रहा होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रही होगी, यानी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी धीरे धीरे ज्यादा होती रह रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो हम जानते हैं EMF इंड्यूस होता है। मुझे बताइए EMF इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे बताओ इसके आगे यहां से यहां तक EMF इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस T1 से T2 टाइम के बीच में EMF इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, बताइए। नहीं होगा ऑब्वियसली। क्यों होगा? क्योंकि देखिए T1 से T2 टाइम के बीच में तो करंट कांस्टेंट है। अब जब करंट फिक्स हो गया तो उससे जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर 10 जा रही है तो 10 फिक्स हो गई। अब अगर किसी कॉइल से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही जा रही है कंटिन्यूअसली, तो कहां फ्लक्स चेंज हो रहा है? फिर फ्लक्स तो तब चेंज होगा जब 10 से 11 हो, 12 हो, या 10 से 9 हो, 8 हो, 7 हो। इस कंडीशन में तो करंट के कांस्टेंट होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सोचो कांस्टेंट हो गया, d/dt ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, कोई EMF नहीं आएगा। इसलिए इस बीच में कोई भी EMF नहीं होगा, EMF 0 होगा। इस बीच में EMF डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस बीच में EF डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये केस मैंने डिस्कस नहीं किया, कर लेते हैं फटाफट। ये वो वाला केस है जब मान लिया आपका करंट चल रहा था मस्ती में अपना कांस्टेंट होकर, उसी समय आपने क्या स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो करंट एकदम से 0 नहीं हो जाएगा, 10 से करंट घटता हुआ आएगा, 10 9 8 7 6 5 0 ऐसे होगा, है ना। भले ही वो बहुत छोटे टाइम में होगा लेकिन होगा, घटेगा ग्रेजुअली, इस तरह से वो घटता हुआ नीचे को आएगा। अब इसी बीच में करंट को मौका मिल गया बदलने का, करंट घटने लग गया। अब करंट अगर घटने लग गया, मैग्नेटिक फील्ड घटने लग गया, फ्लक्स घटने लग गया। मुझे बताओ फ्लक्स घटना, कुल मिलाकर फ्लक्स में चेंज चाहिए, वो बढ़े या घटे? पहले केस में फ्लक्स बढ़ रहा था तो भी EMF जनरेट होगा, दूसरे केस में फ्लक्स घट रहा है तो भी EMF जनरेट होगा, क्योंकि उसको बढ़ने घटने से मतलब नहीं, चेंज होने से मतलब है।
यानी इस केस में भी क्योंकि फ्लक्स कम होने लग जाएगा, क्योंकि मान लिया अभी इतनी लाइन जा रही थी, अब जैसे जैसे करंट वीक होने लग गया, मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होने लग गया। वीक होने का मतलब समझ लो ना, आपने स्विच ऑफ कर दिया था, मैग्नेटिक फील्ड वीक होने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, ये भी क्या होने लग जाएंगी, कमजोर होती रहेंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लग जाएंगी। समझ में आ रही है बात आपको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होने लग जाएंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लग गई यानी कि फ्लक्स कम होने लग गया, और फ्लक्स कम होने लग गया यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इन दो केसेस में सिर्फ और सिर्फ ये ऑन वाले केस में और ये सिर्फ ऑफ वाले केस में, दो ही केस होंगे जब आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। बोलो समझ आया नहीं? अब आपके साथ एक चीज डिस्कस कर रहा हूं। जैसे सोचिए कि ये आपके पास उसी चीज को जो ऑन ऑफ वाला सिस्टम है, उसे मैं यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में थोड़ा सा दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये जो ऑन ऑफ वाला सिस्टम था, ठीक है ना, ये आपके पास फर्स्ट केस हो गया, और ऐसा करते हैं इसी की एक कॉपी कर लेते हैं, ये आपके पास एक सेकंड केस हो गया। तो ये दो केसेस है। इसमें जो फर्स्ट वाला केस है इसे मैं कहता हूं कि ये वो वाला केस है जब सिस्टम ऑन हम कर रहे थे जस्ट, और ये वो वाला सिस्टम है जब हम सिस्टम को जस्ट ऑफ कर रहे थे। अगर हम ऊपर के डायग्राम से बोलें तो ये सिस्टम है 0 से लेकर T1 टाइम तक का, यानी 0 से लेकर T1 टाइम तक का सिस्टम आप कह सकते हैं, और ये सिस्टम है T2 से लेकर फिर आप कुछ कह लें उसे T3 टाइम, या 0 मैं कह देता हूँ, वैसे 0 कहना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, कुछ T3 टाइम तक का, ठीक है ना, ये T3 टाइम हो गया ये है। अब आप खुद मुझे बताएं, जैसे ही हमने इस करंट को सिस्टम को ऑन किया था, करंट धीरे धीरे आई क्या हो रहा था, आई इंक्रीजिंग वाले सिचुएशन में था, आई इंक्रीजिंग वाली सिचुएशन में था, यानी आई धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब आई जब धीरे धीरे बढ़ रहा था तो आप जानते हैं कि आई के धीरे धीरे बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब अगर उसमें चेंज होगा, कुल मिलाकर अगर चेंज होगा तो ईएमएफ तुरंत क्रिएट हो जाएगा, ईएमएफ तुरंत जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और हम जानते हैं लेंजेस लॉ से E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt होता है, यानी कि वो कहता है कि ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो उस रीजन को अपोज करेगा जिससे वो क्रिएट हुआ। ये बस लास्ट लाइन जो समझने वाली है। आप मुझे बताइए इस कंडीशन में ईएमएफ क्यों क्रिएट हुआ, मुझे बताओ। फ्लक्स में चेंज हुआ, ठीक है। इसको और प्रिसाइजली बोलो, चेंज किस तरह का हुआ, बढ़ने वाला घटने वाला। आप बोलोगे चेंज बढ़ने वाला था, फ्लक्स बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? क्योंकि आई बढ़ा था, इसीलिए आपको समझ में आया। ईएमएफ इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि फ्लक्स बढ़ा था। ईएमएफ कोशिश क्या करेगा, फ्लक्स घटे। ईएमएफ कोशिश क्या करेगा, फ्लक्स घटे। अब फ्लक्स घटे तो ये फ्लक्स को घटाएगा कैसे? इसे पता है कि फ्लक्स, ये बोलेगा फ्लक्स बढ़ा कैसे, पहले बताओ। हम बोलेंगे फ्लक्स इसलिए बढ़ा था क्योंकि करंट बढ़ने लगा था। ये बोलेगा फ्लक्स को ऐसे घटाओ कि करंट को घटाओ। अब हम इस करंट को घटाएं कैसे, करंट को घटाएं कैसे? इसने कहा ईएमएफ ने कहा कि मैं एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस कर दूंगा। इंड्यूस करंट यही तो होता है। अब क्या होगा, वो करंट कंटिन्यूसली जो बढ़ रहा था उसको अपोज करने के लिए करंट इंड्यूस हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या होगा, पहले जो करंट इंक्रीज कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए सोचो ना खुद ही, एक करंट यहाँ फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, अब एक करंट यहाँ फ्लो करने लग गया 1 एम्पियर का। अब नेट करंट जो 5 एम्पियर था उसमें कमी आ जाएगी, 4 एम्पियर का नेट जाएगा आगे। इसका मतलब करंट को उसने अपोज इस तरह से करा कि करंट जो बढ़ रहा था उसने उसको घटाने का काम किया। तो हम समझे कि ये किसके काम है, ईएमएफ के काम है। ये लेंजेस लॉ के काम है कि उसने अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां देखते हैं जरा, जो कुछ डाउट होगा तो। अभी भी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ध्यान देना। स्विच ऑफ कर दिया आपने लेकिन करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये करंट की सिचुएशन है डिक्रीजिंग वाली। पहले क्या था, करंट उसी डायरेक्शन में था लेकिन बढ़ रहा था, उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए जा रहा था। यहां करंट बताऊं कैसा वाला है, घटने वाला, यानी उसी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन घट रहा है। जैसे ऐसा सोचो ना कि किसी पाइप में पानी आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है पानी आना, तो पानी धीरे धीरे पहले आ रहा है, फिर धीरे धीरे आएगा, एक लेवल में तेज आकर फिर सैचुरेट हो जाएगा। अब उसी नल में अगर पानी चले गया तो जब पानी खत्म हो गया उस नल का, तो जो पानी है उसका लेवल धीरे धीरे करके 0 हो जाएगा। तो ये वो वाला केस है। आपका जब करंट घट रहा है तो बहेगा वो उसी डायरेक्शन में, लेकिन अब कम और धीरे धीरे बहना बंद कर देगा। डायरेक्शन मत बदल देना उसके। अब खुद बताइए, जब यहाँ करंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया, ये वो वाला केसेस से आगे का, जब करंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया तो क्या होगा, फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। और फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ फिर जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो ईएमएफ बोलेगा मैं जनरेट क्यों हुआ पता करो। तो पता करेंगे तो पता चलेगा क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा था। बेसिकली फ्लक्स चेंज हो रहा था, लेकिन मोर प्रिसाइजली फ्लक्स कमजोर हो रहा था। इस कारण से फ्लक्स क्योंकि कम हो रहा था, इस कारण से ईएमएफ जनरेट हुआ।
फ्लक्स के कम होने से ईएमएफ जनरेट हुआ, तो ईएमएफ बोलेगा कि मुझे फ्लक्स को कम नहीं कराना, फ्लक्स को बढ़ाओ। जिस रीजन से मैं वहां उसको अपोज करो। फ्लक्स के कम होने से ईएमएफ जनरेट होता, बोलेगा कम मत करो, बढ़ाओ उसे, रीजन को अपोज करो, कम हो रहा था बढ़ाओ उसे। अब हम सोचेंगे फ्लक्स को बढ़ाएं कैसे, तो उसने बोला फ्लक्स तो तभी बढ़ेगा ना जब करंट बढ़ेगा, और करंट तो बेचारा घट रहा है। उसने कहा मदद करते हैं, करंट की मदद ऐसे करते हैं कि करंट की डायरेक्शन में हम एक अपना इंड्यूस करंट लगा देते हैं। अब क्या होगा, जो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उसको एक सपोर्ट मिल गया कि करंट को बढ़ाने के लिए, अब इसके करंट को बढ़ाने लग गया। तो आपने एक बात समझी होगी कि इंड्यूस करंट अपोज करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले वाले करंट का अपोजिट हो जाता है, वो उस रीजन को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है, वो गलत बात है। यहां पर आप देखोगे कहीं आप ये समझ लो कि करंट एक्सटर्नली यहां जो करंट जा रहा था उसको अपोज किया, यहां समझ में आता है सही बात। अब यहां भी तो यहीं को जा रहा था, अब यहीं को क्यों हो गया हो, रीजन ये है कि वो उस रीजन को अपोज करता है जिसके कारण वो क्रिएट हुआ। यहां वो इंड्यूस करंट इसलिए जनरेट हुआ था क्योंकि करंट बढ़ रहा था, तो उसने करंट को घटाने की कोशिश करी, इसलिए अपोजिट हो गया। यहां करंट इसलिए इंड्यूस हुआ क्योंकि करंट घट रहा था, तो वो चाहेगा कि अपोज करूं रीजन को, इसलिए करंट को बढ़ाने के लिए उसी के डायरेक्शन में लग जाएगा। ये एक छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, हमने समझा। अभी हम जो नेक्स्ट आगे देखने जा रहे हैं वो देखते हैं जरा डेफिनेशन। पहले सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर आगे की बात करते हैं। काफी अच्छी बातें तो हमने कर ही ली है, मेन बातें जो कॉन्सेप्ट बेसिस में थी, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेल्फ इंडक्शन की, जो जितनी बात थी वो कंक्लूड हो जाएगी। देखिएगा पहले सेल्फ इंडक्शन कहते किसे, उसे हम समझते हुए चलते हैं। देखिएगा सेल्फ इंडक्शन आप नोट करते हुए चलिएगा। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ a coil by virtue of which coil opposes, ध्यान से, coil opposes the change in the strength of electric current flowing through it। पूरी बातें मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। flowing through it by inducing an EMF। एक बात मुझे अभी याद आ रही है, अभी कह देता हूं, कहीं बाद में रह जाएगी वो बात। प्रीवियस जो हमने केस पढ़ा, आप देख सकते हो इस केस में ना, ये जो जनरेटेड EMF है, ये जो पूरा वर्किंग है, इसी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं बेसिकली। कुछ और नई बात नहीं हो रही, आपको मैं एक बार मैच कराता हूं। इन्होंने क्या कहा ना, सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक प्रॉपर्टी है किसी कॉइल की, अभी क्लियर होता रहेगा। एक कॉइल की प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात तो ये है, बोला क्या, जो करती क्या है, वो अपोज करती है चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को, यानी कि करंट में अगर आप चेंज कर रहे हो तो इस बात को वो अपोज करेगी। वो चाहती है करंट में अपोज ना हो, तो वो करंट में जैसे ही आप कोई वो चाहती है करंट में चेंज ना हो। अगर आप करंट में चेंज करने का काम करते हो तो आपको अपोज करेगी। अगर आप करंट को बढ़ाते हो तो वो करंट को घटाएगी, आप करंट को घटाते हो तो वो बढ़ाएगी। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ बताइए, आप करंट बढ़ रहा था ना धीरे धीरे, क्या करा इसने, करंट को घटाया। करंट घट रहा था ना धीरे धीरे, इसने क्या कहा, करंट को बढ़ाया। हम देखो ना, इंड्यूस करंट को उसकी डायरेक्शन में लगा दिया, क्या कर रही है, बढ़ा रही है। यहाँ करंट को बढ़ा रही है, यहाँ करंट को घटा रही है, कुल मिलाकर क्या कर रही है, अपोज कर रही है चेंज इन करंट को। अगर आप करंट को बढ़ाते हो तो घटाएगी, आप घटाते हो तो बढ़ाएगी। छोटी सी बात, ये जो प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कॉइल की, उसी को सेल्फ इंडक्शन कहा। अब मैंने तो आपको रीजन बता दिया ना उसका पूरा का पूरा, लेकिन ये प्रॉपर्टी बेसिकली सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है। आप समझे एक बार। और कैसे करती है, EMF इंड्यूस करके, मैंने यही तो दिखाया आपको। EMF इंड्यूस करती है अपोजिंग डायरेक्शन में, मतलब रीजन को काउंटर करने के लिए EMF इंड्यूस करती है, और उसी EMF के कोरस्पॉन्डिंग करंट निकलता है। वो हमने देख लिया सब कुछ। आपको इसका कुछ नेचर कुछ देखा सा लग रहा है क्या? इसका नेचर हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है काफी। आप जानते हैं कि इनर्शिया पढ़ा था आपने कुछ बचपन में। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी एक इनेबिलिटी कि वो उस रीजन को बेसिकली वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करती है। कोई एक चलती हुई चीज कोई मूव कर रही है, उसमें एक इनर्शिया है, मोशन का इनर्शिया।
जिसके कारण वो रुकना नहीं चाहती। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो रुकेगी नहीं, इसे कहते हैं इनर्शिया। कोई एक रुकी हुई चीज है वो रुके ही रहना चाहती है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। क्या कहते हैं इसे? इनर्शिया। इनर्शियल प्रॉपर्टी यही तो है कि जो बॉडी जिस स्टेट में वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। जैसे यहाँ वो कह रही थी कि बढ़ना है तो बढ़ने ही रहना चाहती थी, है ना। तो आप समझेंगे यहाँ पर, तो ये जो उसका नेचर है इसे हम कह सकते हैं। इसी कारण से सेल्फ इंडक्शन जो है इसे एक और नाम दिया गया है। सेल्फ इंडक्शन को लोगों ने एक नाम दिया है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपको लग रहा, समझ में आ रहा होगा कि ये नाम दिया क्यों गया, है ना, क्योंकि अपोजिशन का कैरेक्टरिस्टिक है इसके पास। इनर्शिया मतलब अपोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को अपोज, आप समझ गए होंगे एक बात, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे की बात करते हैं। हमें एक बात समझ में आएगी, उस पूरे प्रोसेस में हमें समझ में आया कि जो फाई है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पहले आप बताइए ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें तैयार हो रहा है वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? मुझे बताइए, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स घटने क्यों लग गया था? क्योंकि करंट डिक्रीज करने लग गया, इसलिए करस्पॉन्डिंग फ्लक्स स्पीड घटने लग गया। इसका मतलब हम शॉर्ट में कह सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब हम ऐसा कहते हैं तो हम एक और बात यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट एल आई, है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो हमने लिया, जस्ट एक कांस्टेंट है, इसे माइंड में रखें अपने, ये कांस्टेंट है जो हमने प्रोपोर्शनलिटी का लिया है। और इसी कांस्टेंट का एक लोगों ने नाम दिया है कि इसी कांस्टेंट को लोगों ने कहा है आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और दूसरा भी इसका एक नाम रखा जा सकता है, वो है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। इस दूसरे नाम को हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है ना, ज्यादातर इसी को यूज करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। एल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। तो आपको समझ में आया कैपिटल एल कुछ नहीं है, एक पैरामीटर है किसका? इनर्शिया का। जैसे इनर्शिया का पैरामीटर जनरली मैकेनिक्स में मास होता था, जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसमें इनर्शियल प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होती है। एक फुटबॉल है और एक उतनी ही वॉल्यूम का एक आपके पास, मतलब फुटबॉल है और उतनी ही वॉल्यूम का आपके पास एक स्टोन है। आप जानते हैं कि स्टोन को आप नहीं हटा सकते आसानी से, आप फुटबॉल को आप हटा सकते हैं। रीजन है कि फुटबॉल का इनर्शिया कम है। कैसे पता? जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है, मास पैरामीटर हो गया। ऐसे ही अब हमें समझ में आएगा कि L हमें समझाएगा कि L एक पैरामीटर है, इनर्शिया का पैरामीटर है। किस चीज के इनर्शिया का? L हमें बताएगा कि जिसका जितना ज्यादा L है, इसका मतलब उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में ज्यादा है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप इसमें चेंज करवा रहे हो, जैसे ना अगर हम यहाँ पे हमारा करंट इंक्रीज कर रहा था, ये चाह रहा है कि डिक्रीज, ये इसको डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, अपने स्टेट को चेंज होने से बचाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज कराने की कोशिश कर रहा है। ये चाहेगा कि नहीं इंक्रीज नहीं होना मुझे, इसलिए घटाने की कोशिश करेगा। अब जिसकी कोशिश जितनी ज्यादा मजबूत होगी वो उसी की होगी जिसका एल ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मान लिया ना यहाँ से 10 एम्पियर का करंट था और वो इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से एक 1 एम्पियर का करंट लगा पा रहा है और दूसरा वाला 2 एम्पियर का करंट अपोजिशन में लगा पा रहा है। डेफिनेटली इसका एल ज्यादा होगा ऊपर वाले के एल से। अगर ये L2 और L1 कहता हूं तो हम कह सकते हैं कि L2 इज ग्रेटर देन L1 होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो ज्यादा अपोज कर पा रहा है। सिमिलरली यहां पर होगा। समझ रहे हैं बात को? एक छोटी सी बात ये थी, ठीक है ना। और बाकी हम छोटा सा डिस्कशन एक है ग्राफ वाला, वैसे मैं यहीं पर करने की कोशिश करता हूं, उस चीज को मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको। देखिएगा इतनी बात हमें समझ में आ गई कि फाई इज इक्वल टू LI होता है। पहले हम यहाँ से एक और बात समझ सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू LI होता है। हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू L इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन भी यहाँ से बना सकते हो कि L को डिफाइन कर सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज इक्वल टू 1 एम्पियर। जब किसी कॉइल से 1 एम्पियर करंट किसी इंस्टेंट पर फ्लो हो रहा है तो उस समय जितना उसका फ्लक्स एसोसिएटेड है वही न्यूमेरिकली इक्वल है L के, और फिर L बाद में कांस्टेंट हो गया अपने आप। तो नाउ स्टूडेंट्स अभी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं डेरिवेशन फॉर एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए आपको समझ में आया कि जो वो कॉइल थी, जब हमने करंट इंक्रीज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे जब करंट चेंज हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। यानी इनिशियल स्टेज में जब करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स का बढ़ना यानी फ्लक्स का चेंज होना
ईएमएफ को इंड्यूस कराएगा, हम जानते हैं। और सिमिलरली जो वो लास्ट वाला केस है, जब आप स्विच ऑफ कर रहे हो उस समय भी करंट डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। और करंट डिक्रीज होने के कारण हम जानते हैं कि फ्लक्स डिक्रीज होगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स का चेंज होना यानी कि फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है फ्लक्स के चेंज होने के कारण, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, उस फ्लक्स की उसकी वैल्यू कितनी है उस इंड्यूस ईएमएफ की? बहुत सिंपल है, हम जानते हैं एक अभी रिसेंटली हमने एक बात देखी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आपने देखा अभी। फिर हमने यहां से बोला कि फाई इज इक्वल टू एल आई, इतना आपको समझ में आया। यहां से टर्म एल डिफाइन हुआ, जिसे इंडक्टेंस कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो यहां से इसकी हेल्प से हम एक काम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इजंट इट? बोलो ये ऐसा होता है कि नहीं होता? अब यहां पर स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू जो अभी हमने ऊपर से देखी कितनी आई, एल आई लिख सकते हैं। और आप एक बात बहुत अच्छे से जान रहे हो कि एल एक कांस्टेंट है, इसलिए मैंने ये दिखाया। जब भी मैं स्टार्टिंग करूंगा आगे तक, बहुत आगे तक हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? आगे तक हम यहां से मैं स्टार्टिंग यहीं से करूंगा ताकि आपको याद आ जाए बार बार कि एल एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। यहां पर भी आपको दिख रहा होगा एल, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ आई डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा ना, वो ऐसा होगा। और ये आई आप जान रहे हो, आई को अंदर क्यों रखा हमने? क्योंकि हम उस केस की ही बात कर रहे हैं जिस समय आई चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं? हम उस केस की ही बात कर रहे हैं जिस समय आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है ना? तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा हम इस वाले दौरान के केस की बात कर रहे हैं। ये कौन सा वाला केस है? यहां से यहां तक का, सिर्फ इतने टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में आपको दिख रहा होगा करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है, बदल रहा है, यानी करस्पॉन्डिंग फ्लक्स बदल रहा है। इसीलिए di बाई डी टी रहेगा, क्योंकि यहां पर करंट का रेट ऑफ चेंज है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप बोलने लग गए कि आप इस केस की बात कर रहे हो, तो आप इस केस में तो आप देखोगे आई आपका कांस्टेंट हो गया। देखिए आई कांस्टेंट है कंटिन्यूअसली आई नॉट में, तो उस समय तो आपका डी आई बाई डी टी जीरो आ जाएगा, और डी आई बाई डी टी अगर जीरो आ जाएगा तो ईएमएफ जीरो आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप इस केस की बात कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हो। लेकिन मैंने पहले ही कहा हम डिस्कशन कर रहे हैं इस जगह पर जहां पर करंट वेरी कर रहा है। तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया ई का, इट इज सिंपली माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना? ये आ गया। अब आपको साफ साफ एक बात सीधे समझ में आ रही है कि इफ आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब करंट सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सैचुरेट हो जाएगा, देन डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज व्हाट? जीरो। तो ई कितना हो जाएगा? वेरी गुड, अपना जीरो हो जाएगा। आप समझ गए, ईएमएफ जीरो हो जाएगा। और अदरवाइज व्हेन ई डज नॉट इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, देन डी आई बाई डी टी नेवर बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ई नेवर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? उस समय ई की कुछ सर्टेन वैल्यू होगी। और एल आप समझ गए, एल क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस भी इसे कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, मजे की बात, ये हमें देता क्या है, इसका फिजिकल सेंस क्या है? ये एक इनर्शियल कैरेक्टरिस्टिक देता है हमें। ये एक इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मजा आ गया। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितना ज्यादा ये इनर्शियल एल की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा इनर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अभी डिस्कस किया था मैंने 2 मिनट पहले। मजा आ गया कौन उसमें? ठीक है। अभी स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया। इसकी हेल्प से हम कुछ डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां आ रहा हूं और मैं ये जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ रहा है, एकदम से करेक्ट दिमाग में आ जा रहा है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता था, फाई के प्लेस पे एल आई रखा, एल बाहर आया, डी आई बाई डी टी। ये देख लो ये कैसे आया, जस्ट ऐसे आया, देख लो कैसे आया, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, अब इसकी मदद से हम कुछ काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार एल को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी ई डी आई बाय डी टी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक काम करता हूं, यहां से मैं ऐसा बोलता हूं, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि आप समझ रहे हो ना ये किसकी यूनिट है, देखो ध्यान से, ये किसकी यूनिट है, ऊपर वाली एम्पियर किसकी यूनिट हो गई, करंट की, या नीचे टाइम है तो एम्पियर पर सेकेंड। जैसे मीटर पर सेकेंड होता है वैसे ही ये है एम्पियर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड पोजीशन बाई टाइम वेलोसिटी होता है, ये आपका करंट बाई टाइम है, यानी कि dx बाई dt जो कि मीटर पर सेकंड होता था, वो बताता था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी करंट किस रेट से चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा di/dt आएगा उतना ज्यादा रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर di/dt इज इक्वल टू 2 एम्पियर पर सेकेंड आ रहा है और एक बार di/dt इज इक्वल टू दूसरे केस में 5 एम्पियर पर सेकेंड आ रहा है, इनका मतलब ये हुआ कि पहले केस में हर एक सेकेंड में 2 एम्पियर करंट जा रहा है, दूसरी बात में हर एक सेकेंड में 5 एम्पियर करंट जा रहा है। ये मतलब हुआ। क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरी स्टोरी क्लियर है। तो स्टूडेंट्स हमें भी फिलहाल ये समझ में आया कि जब भी di/dt अगर 1 हो गया, अगर यूनिट हो गया, देन L इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ई ओनली, तो उस समय L E के इक्वल हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसी बात को कि जो EMF होगा वो EMF अपोजिंग EMF होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से एक डेफिनेशन बना सकते हैं L इज इक्वल टू माइनस ई से। आप ध्यान से देख लीजिए हम क्या बोल सकते हैं। देखिए आप, चलिए ऐसा करते हैं, नोट ही कर लेते हैं इसको। आप लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस is numerically equal to the EMF induced when change of current इज यूनिटी, है ना। एक सिंपल डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जब चेंज ऑफ करंट अगर यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, उस समय जो भी उस यूनिटी चेंज ऑफ करंट से जो जनरेटेड या इंड्यूस्ड EMF होगा वो उसी EMF के न्यूमेरिकली इक्वल हो जाता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। नेगेटिव साइन आपको बता रहा है वही वाली बात कि इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी को, की ऑपोजिंग प्रॉपर्टी, इसकी ध्यान रखना। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए स्टूडेंट अगर ना यहाँ पर कभी लिखा हुआ है इस तरह से, प्लीज समझिएगा इस बात को, अगर कभी लिखा हुआ है F वेक्टर इज इक्वल टू M, जैसे मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर विद नेगेटिव साइन, और कभी लिखा हुआ है ऐसी टाइप की चीज L इज इक्वल टू माइनस ई, इन दोनों में फर्क मैं आपको बताता हूं। देखिएगा ये F वेक्टर है, A वेक्टर है, तो वेक्टर्स के बीच में जब नेगेटिव साइन आता है, मैं इससे पहले भी मोशनल EMF में मैंने आपको ये बात कही थी, तो वो बताता है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, F इस डायरेक्शन में होगा तो A उस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, जब वेक्टर्स के बीच में नेगेटिव साइन आता है। और अदरवाइज क्योंकि L एक स्केलर है, ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, आप देखकर भी समझ सकते हो, क्योंकि E जो है, E भी एक स्केलर क्वांटिटी, E कुछ और नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। और हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने वेक्टर तो नहीं कहा ना, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसीलिए हम समझ गए कि वेक्टर्स में नेगेटिव का सेंस होता है डायरेक्शन के लिए। अब क्योंकि स्केलर में तो डायरेक्शन होती नहीं, तो नेगेटिव का सेंस डायरेक्शन कभी नहीं हो सकता, वहां पर कुछ एक डिप्लोमेटिक सेंस होता है हमेशा। जैसे यहां के नेगेटिव का सेंस वही वाला है कि वो अपोजिंग है, यानी कि L जो होता है वो EMF जो होता है, और जो L होता है, L इनर्शियल प्रॉपर्टी, यानी कि वो इस तरह से EMF जनरेट करेगा कि वो अपोज करेगा किसको, करंट में होने वाले चेंजेस को। अब चेंज चाहे बढ़ने वाला हो तो वो घटाएगा, चेंज घटने वाला हो तो वो बढ़ाएगा, बस ऐसा वाला, ठीक है। तो एक बात है छोटी सी, तो आप चाहो तो मैग्नीट्यूड वाइज भी बात कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही आप सीधे L इज इक्वल टू ओनली E लेकर भी बात कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहीं से आप E इज इक्वल टू D, यहीं से ना आप चाहो तो ऐसा स्टार्टिंग कर सकते हो कि E इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हो आप d∅dt, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत अच्छा करना चाहते हो तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। एक बात बता रहा हूं मैं, ऐसा करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस हमें सेंस पता होना चाहिए। जो आपको पता चल गए कि L मेन काम क्या कर रहा है, जब I बढ़ रहा है वो घटा दे रहा है, जब I घट रहा था तो वो बढ़ा दे रहा था इंड्यूस्ड EMF को उस तरफ, ये बात है बस। तो आपने एक छोटी सी डेफिनेशन देख ली कि सेल्फ इंडक्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल होता है EMF इंड्यूस के, अगर करंट चेंज यूनिटी हो तो। एक बात हो गई। यहीं से स्टूडेंट एक छोटी सी बात डिस्कस करते हुए चल लेते हैं आगे के लिए। आपको पता होना चाहिए, देखिए एक तो आपने बात नोट कर ली कि क्या स्केलर क्वांटिटी होती है, इसे जरूर नोट कर लें, ठीक है ना। नोट पॉइंट पर लिख लेना आप इसको, L कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। L है कौन, वेरी गुड, L है सेल्फ इंडक्टेंस। एक तो स्टूडेंट हमें ये समझ में आ गया। दूसरी बात, यहां से एक और बात ध्यान रखिए, L की यूनिट क्या होती है, इस L की यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है हेनरी। हेनरी इसकी यूनिट होती है, और इसे
कैपिटल H के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हेनरीज की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है? सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है। इसीलिए आप यहीं से 1 हेनरी को भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे होता है ना 1 एम्पियर करंट क्या होता है कि 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करता है तो हम उसे 1 एम्पियर करंट कहते हैं। वैसे ही आप उसी मैनर में कभी आपसे पूछ लिया कि 1 हेनरी क्या होता है, आप डिफाइन कीजिए, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। हमने देखा ऊपर से L इज इक्वल टू -E/dI/dt होता है। अभी देखा नहीं देखा आपने, बताइए? बहुत सिंपली हमें पता है ये कैसे आया, देख लीजिए, यहाँ से सब कुछ समझ में आता है कैसे आया। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इफ E इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड DI/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, ऐसे करके आप भी मुझे खुद बताइए, अगर यहाँ पर ये जो दिया गया है, अगर E के प्लेस पे अगर मैं लिखता हूँ 1 वोल्ट हो गया, और नीचे पर मैं 1 एम्पियर पर सेकेंड लिखता हूँ, ऐसे करके 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो 1/1 क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना? आप चाहो तो नेगेटिव साइन को हटा भी सकते हो, अदरवाइज नेगेटिव का हमें मतलब पता है ना? मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे, नेगेटिव हट जाएगा। 1/1 1 ही आएगा, और वो 1 किसके इक्वल है? L के। तो L बेसिकली जो होगा वो 1 हेनरी होगा। समझ में आ गई बात? एग्जैक्टली मैंने बताया वैसी ही बात है जैसे कभी I इज इक्वल टू Q/T होता है। कोई बोलेगा 1 एम्पियर किसे कहते हैं, आप समझ जाओगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करेगा तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट है, के इक्वल है न्यूमेरिकली। बस ये छोटी सी बात होती है। तो हेनरी डिफाइन हो गया। आप इस हेनरी को चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है? आप लिख लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए इसको साइड में, मैं आपके लिए से लिख लेता हूँ। 1 हेनरी को हम डिफाइन कर रहे हैं, आप लिखिए, self inductance of a coil is said to be 1 Henry, is said to be of 1 Henry if change of current of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt within it मतलब कॉइल के अंदर, ठीक है ना? कॉइल में मतलब बहुत सिंपल सी बात है। 1 हेनरी किसे कहोगे आप? 1 हेनरी का मैंने सही लिखा हुआ ना, 1 वोल्ट लिखा हुआ है, और हाँ 1 एम्पियर सही हो गया। यहाँ पर मैंने 1 एम्पियर पर सेकंड का अगर वो करंट चेंज करता है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग 1 वोल्ट का EMF जनरेट होता है, यानी कि अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड का करंट चेंज अगर हो रहा है और उससे जनरेटेड या इंड्यूस EMF 1 वोल्ट है, तो कहा जाएगा कि इसकी जो इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है ना? जरूरी नहीं है 1 आप एक बहुत सिंपल बात समझ रहे होंगे, कुल मिलाकर जितना चेंज होगा न्यूमेरिकली, अगर EMF उसी के इक्वल आ रहा है, जैसे मैं एक बात समझाता हूं, जैसे 5 एम्पियर पर सेकंड का मान लिया आपने करंट चेंज किया, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको 5 वोल्ट का EMF इंड्यूस होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है ना आपको बात? जब इनका रेशियो लेंगे E/dI/dt तो आप देखोगे 1 ही आएगा, वो 1 हेनरी हो जाएगा। लेकिन फिर अब जनरल करने के लिए बात को ऐसे ही बोला जाता है कि 1 करके, अदरवाइज सिंपल सी बात है, जितना DI/dt होगा न्यूमेरिकली अगर E उतना ही हो जाए तो आप समझ सक रहे हो वो 1 हेनरी के इक्वल आएगा। लेकिन फिर ऐसे तो आप 5/5 100/100 कुछ भी रख सकते हो, इसलिए ज्यादा जनरल करने के लिए 1 रख देते हैं, ठीक है? तो आपका 1 हेनरी भी डिफाइन हो गया। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये फिजिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो है। असल बात तो आप समझ गए, सीखने वाली जो बातें हैं ये तो बस एक करने वाली बात रह गई। इतना समझ में आ गया। तो हमें देख गया L एक स्केलर क्वांटिटी भी है, और L को हमने हेनरीज की यूनिट होती है, SI यूनिट, और हमने समझ लिया कि हेनरी कैसे डिफाइन है। हमने देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ अट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड इंड्यूसेस एन EMF ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है ना? चलिए ठीक है, क्लियर है पूरी की पूरी बात। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ L की डायमेंशन क्या है। अब आपको पता है डायमेंशन अगर किसी भी चीज की निकालनी है तो हमें उसका फॉर्मूला बताना चाहिए, और फॉर्मूला मुझे पता है -LDI/dt। आपको याद है ना? पूरी फीलिंग के साथ हम इसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल टू dϕ/dt होता है, phi Li हुआ तो L बाहर आया, अंदर dI/dt बचा। ये इसका पूरा फील बना हुआ है ना अपने पास, -d, ठीक है? तो हमने देखा कि ये होता है। अब हमें चाहिए किसकी यूनिट? अब क्योंकि ना हमें डायमेंशन पर बात करनी, नेगेटिव साइन को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है ना? इसीलिए हम समझ गए कि हमें L पर फोकस करना है। हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू E/dI/dt। बोलो प्रॉब्लम है इसमें? कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। L इज इक्वल टू कितना हो गया?
E/di/dt एकदम करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, मुझे L की डायमेंशन निकालनी है। मैं एक काम कर सकता हूँ, देखिए E क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आप सभी जानते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम पहले ऐसे ही निकालते थे, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट is said to be as a potential difference between those two points। तो यही तो हमारा वर्क डन, ये तो हमारा वोल्ट होता था, क्योंकि ना EMF बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसलिए EMF की यूनिट वोल्ट होती है, नो डाउट, लेकिन EMF बेसिकली W/Q के इक्वल होता है। ये आप जानते हो, ये जूल हो गया, ये कूलम हो गया, जूल पर कूलम EMF की क्या होती है, यूनिट हो सकती है। वोल्ट तो उसकी वैसी यूनिट हो गई एकदम वाली, जूल पर कूलम इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस E को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना समझाने के लिए, W/Q टाइप का लिख सकता हूँ, और यहाँ पर DI को DI लिख देता हूँ, DT को ऊपर टाइप का भेज देता हूँ। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो बहुत सिंपल काम मैं कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स आसानी से देख सकते हो कि जो ये आपका W है, W की अगर यूनिट की बात कर रहे हैं, वैसे तो डायमेंशन बतानी है, लेकिन यूनिट की बात अगर हो रही है, W जूल हो जाएगा, नीचे ये कूलम हो जाएगा, ये DI की यूनिट एम्पियर हो जाएगी, और ये आपका टाइम कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। और आप कूलम और एम्पियर को भी फिर आपस में रिलेट कर सकते हो, लेकिन हमें किसी ने बोला नहीं है यूनिट निकालने के लिए, हम निकाल भी नहीं रहे। हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ डायमेंशन पर। हम जानते हैं W की डायमेंशन, कौन कौन जानते हैं आप में से? W की एक बात मुझे देखो, मुझे मुश्किल से एक आध डायमेंशन ही याद है किसी की, बाकी निकाल के देखता हूँ, उसमें से W की डायमेंशन मुझे हमेशा याद रहती है। W और जितनी भी एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि सभी के सभी एनर्जी की फॉर्म है, इसलिए सभी की यूनिट यही, डायमेंशन यही होगी, mL2T-2। ये तो मुझे बिल्कुल हमेशा याद रहती है, आप ऐसे लिख सकते हो। और आप समझ भी सकते हो W इज इक्वल टू कितना होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और F की यूनिट क्या होती है, F होता क्या है, F होता है आपका MA, M मतलब मास, A मतलब LT-2, ये हो गया F। और मुझे बताइए ये क्या हो गया T। अब आप खुद इन्हें देख लीजिए, मैंने कुछ गलती करी क्या, ये S कौन हो गया, S डिस्प्लेसमेंट है, मैं इसे सेकंड समझने लग गया, S डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, तो mL2T-2 ये हो रहा है। वर्क की बहुत सिंपल होती है डायमेंशन, तो mL2T-2 हो गया, वर्क की मैंने लिख दी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ वहां से सेकंड यानी टाइम की क्या होगी डायमेंशन, ध्यान से लिखना है इसे, ठीक है, जैसे मैंने अभी गलती से हो गया था, उसको ध्यान रखना। कूलम की डायमेंशन क्या होगी, देखो कूलम की कोई सीधे डायरेक्ट डायमेंशन नहीं डिफाइन है, करंट की डायमेंशन डिफाइन है A। तो आप जानते हो क्योंकि I इज इक्वल टू Q/T होता है, इसीलिए आप समझ सकते हो कि Q इज इक्वल टू IT होगा। और Q की डायमेंशन क्या होगी, Q की डायमेंशन होगी I की डायमेंशन यानी एम्पियर, और T की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन यानी AT। तो Q की डायमेंशन क्या हो गई, AT, और वो सामने बगल में कौन रखा हुआ है उसके, एम्पियर, है ना, DI मतलब करंट का एम्पियर का सीधे A होता है डायमेंशन। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं इसमें। आप बोल सकते हो, आप आसानी से बोल सकते हो, देखो M रहा, उसको कोई कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, L2 भी L2 रहा, उसको भी साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, T-2 और ये T है, आप समझ जाओगे, आपस में कैंसिल ऐसे मत करना, वैसे आप कायदे से T-1 ऊपर जाएगा, +1 से 0 होगा, तो हमें पता चल गया A2 ऊपर जा रहा है और T-2 बचा हुआ है, T-2 बचा हुआ है, A की पावर 2 हुआ नहीं, 1 1 2, तो ऊपर गया, -2 हो गया, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन हो सकती है, आप इसे ध्यान रख लो, ऐसे मत करना नीचे से, चलो ठीक। mL2 T-2 और A-2 ये इसकी डायमेंशन होती है। और बहुत सिंपल बात है, आप एक वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। आपको एक काम देता हूँ, हमने इससे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जब स्टार्ट किया था इसी चैप्टर में, सबसे पहला लेक्चर, उससे मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताई थी, है ना। तो आप एक बात देख सकते हो, क्योंकि E इज इक्वल टू d∅/dt है, यानी कि फ्लक्स में चेंज। मुझे बताइए, अगर फ्लक्स जैसे ना, अगर एक डिस्टेंस है 5 मीटर, उसमें से मैंने 2 मीटर को माइनस किया, रिजल्ट क्या है, 3 मीटर ही तो आया ना। तो डिफरेंस लेने से क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का जो रिजल्ट आएगा वो भी वही आएगा, 5 मीटर में से 2 मीटर जाएगा तो 3 मीटर ही आएगा। इसलिए ये d∅ क्या है, फ्लक्स चेंज, यानी बेसिकली एक तरह से ∅2 - ∅1 है, और ये T2 - T1 है। तो इसकी जो यूनिट आएगी ऊपर वाले की, वो फ्लक्स होगी, फ्लक्स की यूनिट होगी, है ना। नीचे वाले की जो यूनिट आएगी वो टाइम की यूनिट होगी, सेकेंड होगी, जो कि वो फ्लक्स की यूनिट होगी ऊपर वाली। और आप जानते हो ना, फ्लक्स की कोई कह रहा है डायमेंशन क्या है, तो हमें याद होनी चाहिए, फ्लक्स की डायमेंशन मैंने निकाली थी, और उसको सेकंड से अगर हम एक बार डिवाइड करेंगे, यानी डायमेंशन ऑफ टाइम यानी कि T से अगर हम उसे देखेंगे, तो आप देखना ये रिजल्ट क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपका छोटा सा काम है, फ्लक्स की डायमेंशन फटाफट निकाल के बताना, मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है ना, हमने देखा हुआ है, तो आप देखोगे वो इसी के इक्वल आएगा। ये आपका ऐसा होमवर्क है, क्लियर हो गया। तो डायमेंशन भी हमने समझ ली। अब स्टूडेंट छोटे से क्वेश्चन से अपने आप को समझ लेते हैं बात को, इसके बाद वाला सेशन जरूर देखना, उसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन पे अच्छे देखिएगा। फिलहाल अभी हम हल्का सा देखते हुए चलें ताकि फॉर्मूला एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। व्हाट EMF विल बी इंड्यूस्ड इन अ 10 हेनरी इंडक्टर इन व्हिच करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर इन इतना सेकंड। देखो अब ना हमें फील आता है, फील का मतलब मेरा ये होता है इसमें कहने का
कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, आपको सिचुएशन समझ में आ जाए। सिचुएशन सिर्फ उतनी समझ, देखो मेरी बात सुनना, कोई एक नॉर्मल इंसान जिसने अभी तक जितना हमने पढ़ा नहीं पढ़ा ना, पढ़ तो वो भी लेंगे, समझ वो भी लेंगे क्वेश्चन में लिखा क्या है, लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा वो हमें समझ में आएगा, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें समझ में आएगा कि यार जो हमने वहाँ समझा था डेरिवेशन करते समय, वो क्या दे रखा है, किस किस फॉर्म में। मैं समझाता हूँ आपको। इन्होंने बोला व्हाट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। सबसे पहले हमें ये बोल रहा है ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, और हमें पता क्या पता होना चाहिए कि ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। हमारे मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए। देखो, व्हाट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन अ 10 हेनरी इंडक्टर इन व्हिच करंट चेंजेस। 10 हेनरी मतलब एल हो गया है, एल 10 हेनरी इंडक्टर, उसका इंडक्टर का जो आपका इंडक्टेंस है वो 10 हेनरी है, सेल्फ इंडक्टेंस, इन व्हिच करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर इन इतना सेकंड। अब मुझे बताओ, करंट चेंज कर रहा है किसी कॉइल में तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसी ईएमएफ को निकालने की बात चल रही है। अगर ये मान लिया करंट कांस्टेंट होता, कभी ईएमएफ जनरेट होता नहीं होता, करंट चेंज कर रहा है 10 से 7, बस हो गया क्लियर। मैं थोड़ा सा आपको फिगर बनाकर दिखा देता हूं ताकि हल्का, मतलब कोई खास कुछ है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है। ये इस तरह की कंडीशन है जैसा कि हम कल देख रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही। मान लिया सिस्टम क्लोज हो गया, अब करंट जो है वो 10 एम्पियर से 7 एम्पियर, तो हम समझ गए ये वाला सिस्टम है जब स्विच ऑफ हो रहा है, क्योंकि करंट घट रहा है ना, करंट घटता तभी है जब स्विच ऑफ हो रहा होगा। जरूर स्विच ऑफ हो रहा है, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अपनी बातों से रिलेट कर दिया हमने, ऑफ की कंडीशन है। अब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 10 एम्पियर से 7 एम्पियर की तरफ जा रहा है। अब आप मुझे बता सकते हैं, हमें बोला गया ईएमएफ कितना होगा, हम इतना समझ गए डेफिनेटली ये सेल्फ इंडक्टेंस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस दिया भी है और सारी सिचुएशंस वैसी हो रही है। हम शुरुआत से बात करेंगे, हम बोलेंगे E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt होता है, हम याद बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर हमें याद आएगा कि भाई फाई की वैल्यू तो कितनी होती है, Li होती है, तो हम Li लिख लेंगे। फिर हम बोलेंगे L तो क्योंकि कांस्टेंट होता है बाहर आ जाएगा, L/dt ऑफ I आ जाएगा, इतना भी समझ में आ गया। अब हम बोलेंगे कि L दे रखा है, हाँ दे रखा है, di/dt चेंज इन करंट दे रखा है ना। वो तरह तरह से दिया रह सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी इस फॉर्म में दिया है, आपने इससे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पे जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे वो करे हैं ना आपने फैराडे एक्सपेरिमेंट पे, उनको कर लेना, ठीक है, उनसे सेंस बनेगा आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि di/dt कभी इस तरह से दिया हो सकता है, कभी फंक्शन की फॉर्म में दिया हो सकता है। आई को मान लिया टी का कुछ फंक्शन बना दिया, समझोगे तो अच्छी बात, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जिन्होंने क्वेश्चन करे ना उन्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, फिलहाल कोई बात नहीं। माइनस एल को एल रहने देते हैं, और देखो मैं आपको समझाता हूँ, di/dt को हम एक बार ना कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। di/dt का मतलब चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि I2 माइनस I1, और जो टाइम टेकन है उस दौरान, जो टाइम लिया गया टाइम है, आप देख रहे हो लिया गया टाइम ये है, इतना छोटा सा टाइम, इस टाइम की मैं बात कर रहा था उस समय, है ना। तो आप देख लोगे आराम से कि जो ये चीज हो गई, इसको ऐसा करते हैं यहाँ रख देते हैं, और आप देख लोगे आराम से इस चीज को हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा, I2 माइनस I1, फाइनली करंट कितना हो गया, ये I2 हो गया और ये फाइनली करंट I1 हो गया। तो हम समझ गए 7 माइनस कितना हो गया 10 ओवर कितना हो गया टाइम, यानी कि 9 × 10⁻⁻², और आप देखोगे माइनस का 3 हो गया, नीचे 9 × 10⁻²⁻² हो जाएगा, और फिर आप 3 3 9 कर दोगे, यानी कि -1/3 × 10⁻² हो गया, ठीक है ना। और आप चाहो तो 10⁻² को ऊपर ले जा सकते हो, जब ये ऊपर चले जाएगा 10⁻² यानी 100/3 आ जाएगा। तो समझ रहे हो आप बात को, आप समझ गए, वेरी गुड, आप समझ गए, ये माइनस का 100/3 है, ठीक है। और ये एम्पियर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कौन है, ऊपर किसकी यूनिट है, करंट की, नीचे किसकी है, टाइम की, करंट पर सेकंड हो गया, क्लियर है। तो दिख रहा है आपको -100/3, तो -100/3 आ गया। एल की यूनिट तो आपको पता ही है, एल की यूनिट कितनी है, एल कहाँ गए 10, और उसके बाद जो आपने अभी di/dt कैलकुलेट करा वो कितना है, -100/3, ठीक है ना। अब आपको ऐसा अलग अलग से यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे जानते हैं ई की यूनिट जो भी होगी वो वोल्ट ही होगी, ठीक है ना। अब आप इजीली बोल सकते हो कि E इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस देखो प्लस हो गए, 100 × कितना हो गया 1000 हो गया ओवर 3, ठीक है ना, वोल्ट। आप इसे क्या कर लेना, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, मैं फिलहाल इतना ही छोड़ रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, इतना भी छोड़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक छोटा सा डिस्कशन आपसे करना चाहूंगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ई का जो रिजल्ट आता है वो हमें समझाता है कुछ बातों को। देखिए ई का रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव आया। अब आप थोड़ा समझिएगा बात को, करंट चेंज कैसा हो रहा है, डिक्रीमेंट वाला करंट चेंज हो रहा है। आप मुझे बताओ फ्लक्स बढ़ा था या घटा था। मैंने आपसे इससे पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बाद जस्ट बाद जब मैंने क्वेश्चन किए थे E इज इक्वल टू d∅/dt वाले फॉर्मूले पर बेस्ड, मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे। मैंने आपको वहां समझाया था कि EMF की जो फाइनल वैल्यू आती है हमें हमेशा शुरुआत करनी चाहिए नेगेटिव के रखकर, छोड़ना नहीं चाहिए इसे। अगर नेगेटिव को रखकर शुरुआत करोगे तो आंसर भी कुछ बोलता है फिर,
ई का आंसर कैसा है? पॉजिटिव। ई का आंसर अगर पॉजिटिव आए समझ जाना फ्लक्स चेंज नेगेटिव हुआ है। फ्लक्स चेंज नेगेटिव आए, फ्लक्स घटा है। ई का पॉजिटिव आंसर बताता है फ्लक्स घटा है वाली चीज को, समझ लो। यानी कि बोल रहा है फ्लक्स डिक्रीज हुआ। आप मुझे बताओ डिक्रीज हुआ होगा कि नहीं होगा? जब करंट कम 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 हो रहा है, करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कम 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 हुआ होगा, लास्ट में फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये वही वाला केस है। ये हमें बताना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में फ्लक्स क्या हुआ है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो हुआ है इट डिक्रीजेस, ठीक है ना, डिक्रीजेस। समझ में आ रही है आपको बात? मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। ये तभी आप अच्छे से बोल पाओगे जब आप ये साइन को लोगे, सिंबल को लोगे। चलिए ठीक है, अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना। चलिए ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड से थोड़ा एक बार क्लियर करते हुए चलते हैं बातों को कि एल जो होता है डिपेंड किस किस बात पर करता है। जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है, लेंथ पर करता है और एरिया पर करता है। आपको पता है कैपेसिटर एरिया पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पर डिपेंड करता है। वैसे ये जो कैपेसिटर का हमें समझ में आ गया किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस हमें समझ में आ गया किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आर समझ में आ गया हमें किस पर डिपेंड करता है, इंडक्टेंस एल किस बात पर डिपेंड करता है। यानी हम चाहते हैं एल को बढ़ाना, ऑपोजिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहते हैं कॉइल की, क्या बढ़ाएं हम, क्यों बढ़े? तो स्टूडेंट्स हम इसे देख रहे हैं, जरा समझते हुए चलिएगा। ये जो आपको एक सोलेनॉइड टाइप का दिख रहा है, इसको लेट से मैंने जैसे यहां से कनेक्ट किया, इसमें करंट आई फ्लो करना स्टार्ट हो गया होगा और करंट आई इसमें फ्लो करता 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 फाइनली यहां से होता हुआ हमारे पास आ रहा होगा, रिजल्टेंट आई यहां वापस आ गया। ठीक है, इसके अंदर आई फ्लो कर रहा है, आप समझ रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो तो आई फ्लो करता हुआ है। आप सभी जानते हैं सोलेनॉइड हमने पढ़ा है और हम बहुत इजीली जानते हैं कि सोलेनॉइड ये एक आइडियल सोलेनॉइड है, यानी कि जो इसकी लेंथ है, लेंथ के कंपैरिजन में इसका डायमीटर बहुत छोटा है और ऐसे सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है और स्ट्रेट रहता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई बाई एल, NI/L, है ना। आप जानते होगे कि इस बी को बेसिकली जो उसके अंदर है उसे कहते हैं, और बाहर कुछ नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ अंदर ही अंदर होता है सोलेनॉइड के। हम जानते हैं उसको ना म्यू नॉट NI, कोई ऐसे कहता है और कोई उसे ऐसे लिखता है म्यू नॉट N/L × I, जहां पर आप समझ ही चुके होंगे कि जो N है उसे नंबर डेंसिटी कहते हैं और जो N/L की इक्वल होती है ना। इसे कहते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n होता है, और कैपिटल N है नंबर ऑफ कॉइल्स। ये बहुत क्लियर होना चाहिए टर्म अपने पास। ये है N है नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी जितने नंबर कॉइल के दिख रहे हैं वो, और जो स्मॉल n है वो नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर हैं, तो हिसाब लगा लो वाली बात है। जैसे ना, जैसे आप समझिए, जैसे स्मॉल n की वैल्यू आई 2 पर यूनिट मीटर, है ना। इसका मतलब अब पर यूनिट मीटर में 2 कॉइल्स होंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आपको पता चल गया कि भाई 100 मीटर की हम बात करें, तो अगर 1 मीटर में 2 कॉइल होती हैं तो 100 मीटर में कितनी होंगी? 200 कॉइल होंगी। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि n की वैल्यू यहाँ 200 है, n मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ 200 है, ऐसे करके। तो आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी फॉर्म में भी दी जा सकती है, समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम इस वाले केस को लेकर चल लेंगे कि ये मान लिया, ऐसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉइल्स हमें गिवन है, इतना समझ में आ गया। स्टूडेंट्स आप मुझे बात बताइए, एक कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? बेसिकली हम निकालना चाहते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस हम निकालेंगे, मैं प्लानिंग बता देता हूँ, ऐसे निकालेंगे। देखो phi = Li होता है कि नहीं होता? अभी हमने पढ़ा किसी कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो L × I होगा। दूसरी बात, अगर इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स को मैं निकालूं, जरा प्रैक्टिकली जैसे हम निकालते थे, कैसे निकालेंगे? पहले मैं निकालूंगा फ्लक्स फ्रॉम सिंगल कॉइल। अगर एक सिंगल कॉइल से एसोसिएटेड मैं फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं, यानी कि एक ही कॉइल से, तो हम जानते हैं कि एक कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा मैं उसे φ1 कह देता हूं, ठीक है। एक ही कॉइल से निकाल रहा हूं, क्या होगा? BA cos of थीटा, और cos थीटा कितना होगा? cos 0 डिग्री। क्योंकि आप बताइए कॉइल ऐसे करके कॉइल है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रहा है, एरिया वेक्टर भी तो अंदर को होगा, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, तो BA cos 0, यानी कि ओनली BA कह सकता हूं मैं सिंपली। अब मैं इसे हटा देता हूं, BA हो गया। आप समझ सकते हो कि BA हो गया, और B की वैल्यू तो क्योंकि हम बहुत आसानी से जानते हैं, मुझे बताइए B की वैल्यू कितनी होगी? मैंने हाँ ये लिखी हुई, तो हम कह सकते हैं ये हो गया म्यू नॉट NI, ये तो हो गया B/L भी लिखना पड़ेगा, और * मल्टीप्लाई हो गया A के साथ। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिला। आप समझ गए कि हमारा φ1 निकल गया। एक कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर इतना है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स अगर n है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर l है, क्योंकि जो ये l बीच में चीज यूज हो रही है ना, ये l जो यूज हो रहा है यहाँ पर, ये l जो यूज हो रहा है, ये l बेसिकली लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करता है, और n इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग्स है कॉइल की। एक कॉइल से अगर इतना फ्लक्स
एक कॉइल से अगर इतना फ्लक्स मिलता है तो n कॉइल से कितना मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सिंपली हम करेंगे, इसलिए उसको नेट फ्लक्स कह रहे हैं, फाई कह रहे हैं, वो कितना होगा, वो उसका n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक कॉइल से इतना मिलता था, इतना, n कॉइल से कितना मिलेगा, n टाइम्स इतना, हम इसे बोल सकते हैं सिंपली म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए ओवर एल। ये हो गया नेट फ्लक्स जो इस कॉइल से रिलेटेड है, इस कॉइल से निकलने वाला नेट फ्लक्स इतना है, इतना। और अभी जो हमने पढ़ा वो फॉर्मूला कहता है फाई शुड बी इक्वल टू एल आई, है ना। इसका मतलब ये भी सही है वो भी सही है। इससे होगा क्या, जब हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे, ये बेसिकली फाई के इक्वल है ना, तो ऐसे लिख लेता हूँ फाई को यहाँ पर। जब हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, जब हम इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, आप लिख लेना 1 2 मान के कुछ भी, तो फाई तो दोनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि दोनों हैं, तो एल आई इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, फाई इज इक्वल टू यही है, फाई इज इक्वल टू यही है, इसलिए वाली साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल शुड बी इक्वल टू फाई इज व्हाट एल आई। तो यहां से क्या होगा ना, हमारे पास एल को निकालने का रास्ता मिल गया, इसीलिए हमने इनको रिलेट किया था। हम सिंपली बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो आई ने इस आई को कैंसिल कर दिया, एल इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपना ये क्या नाम है इनका, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है। अभी हम तरह तरह से देखेंगे, ऐसी म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हम देखेंगे। आप देखोगे कि ये जो एल है, एल किस पर डिपेंड कर रहा है, एल डिपेंड कर रहा है म्यू नॉट पर। म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी होता है ना फ्री स्पेस की या वैक्यूम की, यानी कि जो वायर आपने लपेटे में उसके बाहर पर जो आउटर कोर सरफेस होगा वो क्या होगा, एयर होगा। अभी के केस में म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 10 की पावर -7 कह सकते हैं। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या होगा, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड। अभी क्वेश्चन जैसे ही आया कि किसी सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, हमें सीधे समझ में आएगा कि वो बस हमें प्लानिंग हमारे मन में एकदम आ जाएगी कि सॉलिनॉइड के लिए कैसे काम करते हैं। सॉलिनॉइड के लिए पहले नेट फ्लक्स एल आई को कर देते हैं, उसका जो नेट फ्लक्स निकलेगा उसके इक्वल। इस फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोसीजर से आना बार बार, ठीक है। हमें समझ में आ गया एक सॉलिनॉइड है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है और टोटल उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो सॉलिनॉइड है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके कनेक्टेड है। और यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ये लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड है ये 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का मतलब 40 × 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। बाकी एरिया हमें पता चल गया, ये तो कौन हो गया, लेंथ हो गया। हमें एरिया पता चल गया, कितना एरिया गिवन है हमें, क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, आप जानते हैं ना, देखिए मैं ही बता देता हूँ। आप जानते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना होता है। मुझे आप बता सकते हो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, डेफिनेटली 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम बोल सकते हैं 20 × 10 टू द पावर अगर मुझे इसमें मीटर स्क्वायर में बदलना है ना सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो मैं समझ गया ये इतना हो गया। ये एरिया इन टर्म्स ऑफ मीटर हो गया, ऊपर सेंटीमीटर था, हमें तो एसआई में चाहिए ज्यादा, इसलिए हमने एसआई में ही रख लिया। समझ में आ रही है, एरिया भी मिल गया। कुछ नंबर ऑफ कॉइल्स दे रखे हैं क्या, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। नंबर ऑफ टर्न्स कौन हो गया, ये कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स सीधे सीधे दे रखा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितना हो गया, यानी कि मैं बोल देता हूँ n इज इक्वल टू हो गया 800। अब आपको बोला गया कि आप ई बताओ कि कितना, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस बताओ कितना होगा। हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, या जिसे डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आ गया वो यहीं से कर ले। अदर और देखो कुछ स्पेशली बोला नहीं है कि वो कोर में, जो ये कोर है इसके कोर में कौन सा मटेरियल है, तो हम एयर ही समझेंगे। और एयर के लिए आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट जो होगा 4.10 की पावर -7 होता है। क्वेश्चन पेपर में भी गिवन होगा, वैसे यूनिट होगी कुछ, मैं नहीं लिख रहा यूनिट, ठीक है ना, यूनिट है इसके पीछे में। तो स्टूडेंट हम शुरुआत वैसे ही करेंगे, हम बोलेंगे, देखिए हम बोलेंगे फाई इज इक्वल टू एल आई होता था, ठीक है ना। अगर हमें याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट फॉर्मूला तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। फिर हम बोलेंगे नेट फ्लक्स क्या होगा, वो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स एक से निकलने वाला फ्लक्स, ये क्लियर है, सिंगल कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। अब हम बोलेंगे एन तो एन हो गया, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन, समझ लो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई ओवर एल। ये हो गई किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। हम जानते हैं म्यू नॉट एन आई होती है, ये वाली म्यू नॉट एन आई वैल्यू, बी की वैल्यू समझ में आ गई। अब हम समझ गए ए से मल्टीप्लाई करना है ये। अब हमारा जो फॉर्मूला अपने आप तैयार हुआ ये वही बन गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल, ये बन गया। और क्योंकि ये फाई के इक्वल है और फाई एल आई के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं एल आई के इक्वल हुआ। और देखो वही काम हो गया ना एग्जैक्टली जो हम इससे पहले करा था हमने डिराइव, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल,
ये वही चीज आ गई जो अभी जस्ट यहाँ पर आई थी। तो याद नहीं रखना है इसे, बार बार प्रोसीजर करना है, इससे अपने आप आपका डेरिवेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें एकदम समझ में आ जाता है कि करना क्या है इसमें, वरना हम देखते रह जाएंगे एल का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, कुछ नहीं करना। म्यू नॉट की वैल्यू आप लिख लो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो गया, और आपको एन की वैल्यू दे रखी है 800, तो उसका स्क्वायर कर दो ऐसे कर कर। उसके बाद आपको एरिया दे रखा है, ये कुछ हमने से कन्वर्ट किया था 20 इंटू 10⁻⁻4 में, और नीचे पर फाइनली आपके पास जो रिजल्ट है वो एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना था 40 इंटू 10⁻², बेसिकली 4 इंटू 10⁻1 हम इसे कह सकते हैं, है ना, 4 इंटू 10। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आप पे छोड़ देना चाहता हूँ ऐसे वैसे, ठीक है, जितना पॉसिबल ही हो पाएगा मैं कर दूंगा। पाई ऊपर बच गया ऐसे करके, यहाँ 10⁻7 है, ठीक है, यहाँ 10⁻4 है, वो इसमें ऐड हो जाएगा तो -4 ही ऐड होगा ये, और यहाँ से -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻ का तो हमने काम कर लिया। यहाँ बचा 8 का स्क्वायर यानी 64, और उसके 2 के 4 जीरो हो गए, 4 जीरो का मतलब 10⁻4 है ना। यहाँ से 20 या 20 में 2 लिखो और एक 10⁻1 बचा दो। ये अपना अपना कैलकुलेशन है, आप अपने स्टाइल से कर लेना, ठीक है, मैं जस्ट जो दिख रहा है फिलहाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये फिलहाल आपका रिजल्ट है, ये जो कि क्या निकल रहा है आपका, एल निकल रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का, ठीक है। अगर करना ही चाहते हो थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ जहां तक हो रहा है। -7 -4 -11 +1 -10 हो गया, -10 और +4 होंगे तो -6 हो जाएगा, यानी कि पाई इंटू 64 इंटू 2 इंटू, ध्यान से देखना 10⁻1 ना 14 कितना हो गया 5, और यहां से कितना बचा -10 माइनस का 5 हो गया, -5 हो गया, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है, 64 2 हमने इन दोनों को लिख लिया, बाकी टेंस का हमने कर लिया, बस ये रिजल्ट हो गया आपका। हम इसे देख लेते हैं, 64 2 से कितना हो जाएगा 132 नहीं 128, ठीक है ना, ये 128 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि एल है हम जानते हैं एल का जो रिजल्ट होगा वो हेनरी होगा, आप ऐसे करके हेनरी लगा सकते हो। बाकी मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, वो अपना मकसद नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। ये हो गया, ये देख लीजिए आप, चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इस तरह से देख लिया, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ पे बिल्कुल नहीं जाना, हमें तो बिल्कुल इसको समझना है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारा काम हो गया। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो प्रोसीजर से आओ, जैसे मैं आया था इस बार। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, जितनी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, हमने यहाँ पर देखा कि सेल्फ इंडक्शन बेसिकली होता क्या है, क्या होता है इसमें आखिर, हमने ये भी समझा कि सेल्फ इंडक्टेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है, कि वो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हमने इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखा कि एल किस किस बात पर डिपेंड करता है, ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया। इन सब बातों को आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, आराम से एक बार दिमाग में बैठा ले, बहुत सिंपल होता है, फिर आपको सीधे सीधे सारे कॉन्सेप्ट समझ में लगते हैं, क्वेश्चन लग जाते हैं। इसके बाद के अगले लेक्चर में स्टूडेंट मैं सेल्फ इंडक्शन पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, आप उनको जरूर देखिएगा ताकि आपका सेंस और अच्छे से इसमें बन जाए, और फिर बाद में इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इस लेक्चर को लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स के साथ जरूर से शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।